राहुल गांधी को शादी के लिए बोला गया और बम तो वहाँ पे ऐसे फेंके जा रहे थे जैसे कि कोई बच्चा कंचे फेंक रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित भारद्वाज। न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विपक्ष खाना चाह रहा था सत्ता की खीर, परंतु मोदी जी ने निकाल दिया अपनी कमान से तीर और अब विपक्ष की आंखों से बह रहे हैं नीर। जी हाँ दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को फिर से डिस्क्वालीफाई कर दिया है। अब वो 2034 तक MP के इलेक्शंस नहीं लड़ पाएंगे। आपको ज्ञात होगा दोस्तों, अभी 6-7 महीने पहले ही राहुल गांधी को गुजरात की लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई थी। ये सजा 2 साल की थी। इसके लिए उन्हें उनकी MP की सदस्यता भी खोनी पड़ी थी। ये जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने टिप्पणी की थी कि सभी मोदी चोर होते हैं। इसके लिए उनको ये सजा सुनाई गई थी। अब दोस्तों, अगर राहुल गांधी चाहते तो सिर्फ इसके लिए माफीनामा लिखकर जो है इस सजा से बरी भी हो सकते थे। इनफैक्ट केस ही खत्म हो सकता था, परंतु वो अपने आप को साबित करना चाहते थे कि वो सावरकर नहीं है, वो गांधी हैं। वो किसी से माफी नहीं मांगेंगे, जबकि एक बार वो पहले कोर्ट से माफी मांग चुके हैं। राफेल केस में जब उन्होंने कोर्ट का नाम लेते हुए गलत वक्तव्य दिया था, तब उन्होंने कोर्ट से माफी मांगी थी, परंतु अभी उन्हें कोर्ट से माफी नहीं मांगनी थी, उन्हें आम जनता से लिखित माफी मांगनी थी, सभी मोदियों से माफी मांगनी थी। इसीलिए उन्होंने ये माफीनामा नहीं दिया। पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोअर कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी 2 साल की, जिससे उनकी की सदस्यता निलंबित हो गई। पर अब गुजरात हाई कोर्ट ने भी जो निचली अदालत ने उनको सजा दी थी उसे बरकरार रखा है। तो उनकी सदस्यता जो पहले निलंबित थी वो अब निलंबित ही रहेगी, यानी कि वो सन 2034 तक आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। वैसे तो दोस्तों, इस सजा में ये प्रावधान होता है कि 2 साल की सजा के बाद आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। तो अगर वो 6 साल देखा जाए तो वो जाके बैठेंगे तकरीबन 2030 तक। जैसा कि आपको पता है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव है और उसके बाद 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे। तो राहुल गांधी ना 24 में चुनाव लड़ पाएंगे, ना ही 29 में चुनाव लड़ पाएंगे। अब वो चुनाव लड़ पाएंगे सीधा 2034 में। तो दोस्तों, विपक्ष की जो मेन पार्टी थी यानी कि कांग्रेस पार्टी, उसका तो बैंड बज गया है। अभी 15 दिन पहले दोस्तों विपक्षी पार्टियों का एक सम्मेलन हुआ था पटना में। अब देख लेते हैं कि उन पार्टियों का हाल क्या है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था महाराष्ट्र का हाल। अजीत पवार ने वहां पे खेल कर दिया था। शरद पवार जी वहां पे ऑलमोस्ट अकेले रह गए हैं। 10 या 12 ही MLA उनके पास बचे हैं। तो विपक्ष की जो मेन धुरी थे शरद पवार जी, वो खुद ही अपनी पार्टी को बचाने में इस वक्त लग गए हैं। तो विपक्ष की मेन धुरी जो है वो तो वैसे ही धराशायी हो चुकी है। अब आते हैं दोस्तों पटना की तरफ, जहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था। टोटल 17-18 पार्टियों का सम्मेलन था। अच्छा, एक आपको और मजे की बात बताऊं कि ये टोटल जितनी भी 17-18 पार्टियां हैं ना, ये टोटल जितनी भी लोकसभा की सीटें लड़ती हैं, इनका अगर टोटल कर लिया जाए तो 100-110 से ज्यादा नहीं होगा। लड़ने की बात कर रहा हूँ, जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इन पार्टियों का इकट्ठे होने से बीजेपी पर कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला। टोटल जो दोस्तों 17-18 पार्टियां थीं, उसमें से कौन कौन सी पार्टी अब अलग हो चुकी है या कमजोर हो चुकी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, शरद पवार जी खुद ही अपनी पार्टी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उधर बिहार में नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी को बचाने के लिए एक तरह से लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी उनसे अलग हो ही चुके हैं, वो अपनी अलग हम पार्टी बना चुके हैं। कुछ ही दिन पहले उपेंद्र सिंह कुशवाहा भी JDU से अलग हो गए थे और अब CBI ने तेजस्वी यादव और उनकी मां के ऊपर चार्जशीट फाइल कर दी है। और वहीं दोस्तों, जब से ये खबर बाहर निकली है कि JDU का विलय अंततः RJD में होगा, तभी से JDU के जितने भी MLA और MP हैं उनमें हाहाकार मचा हुआ है। उन्हें पार्टी में अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है। जिस RJD के खिलाफ उन्होंने जनता से जाकर वोट मांगे थे, अब वो उनके साथ ही सरकार में है। और अगर उसी पार्टी में उनका विलय हो जाता है तो अगले लोकसभा चुनाव में या अगले विधानसभा चुनाव में वो किस मुंह से जनता के सामने जाकर जो है वोट मांग पाएंगे। तो JDU के MLA और MPओ में बहुत खलबली मची हुई है। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, अगर अगले 15 दिन से लेके 1 महीने में JDU पार्टी टूट जाए, कुछ उपेंद्र सिंह कुशवाहा के साथ चले जाए, कुछ हम पार्टी के साथ चले जाए, कुछ लोग हो सकता है डायरेक्टली बीजेपी ज्वाइन कर लें। तो ये तो रहा हाल दोस्तों नीतीश की पार्टी का। उसके बाद चलते हैं दोस्तों यूपी में अखिलेश यादव के पास। अखिलेश यादव के पास वैसे ही 5 लोकसभा की सीटें हैं। उनके साथ पहले SB/SP के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर थे इस विधानसभा चुनावों में। वो अब उनसे अलग हो चुके हैं। वो भी बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी उनको अभी घास नहीं डाल रही है, बट वो पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। मोदी की हर रोज वो तारीफ करते हैं कि किसी तरीके से
मोदी जी सुन लें और वो उनके साथ गठबंधन कर लें। और इनफैक्ट दोस्तों इस बार तो योगी जी और मोदी जी ने ठाना है कि यूपी की पूरी 80 की 80 सीटें जो हैं वो बीजेपी को जितानी है। तो अखिलेश यादव जो कि सबसे ज्यादा यानी 80 सीटों पर लड़ सकते हैं कांग्रेस के बाद विपक्ष में, उनका भी खाता खुलता हुआ अगली लोकसभा चुनाव में नहीं दिख रहा है। मायावती जी पहले ही बोल चुकी हैं कि वो विपक्ष में पहले भी शामिल नहीं थी और आगे भी शामिल नहीं होंगी, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने दिल्ली वाले केजरीवाल जी की तरफ। वो बड़े जोर शोर से वहाँ पे अपना मुद्दा लेके गए थे जो केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ अध्यादेश निकाला था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली के वही सर्वे सर्वा होंगे। पर वो चाहते थे कि पूरा विपक्ष स्पेशली कांग्रेस इस अध्यादेश के खिलाफ लोकसभा में बढ़ चढ़कर जो है इस अध्यादेश का विरोध करे, परंतु कांग्रेस ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा ये इन चीजों के लिए ये फोरम नहीं बना है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ मना कर दिया कि इस अध्यादेश के बारे में इस फोरम में बात नहीं होगी। वैसे तो दोस्तों ये जो मीटिंग हुई है ये एक तरह का मजाक ही था। जनता के साथ तो विपक्षी पार्टियां शुरू से ही मजाक करती आई हैं, पर इस सम्मेलन में तो मजाक ही हुआ। आप सोचिए यहाँ पे कैसी कैसी बातें हुई। राहुल गांधी को शादी के लिए बोला गया। लालू यादव ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए बिहार से लड़की ढूंढता हूँ, आप जल्दी शादी कर लीजिए। सोचिए कैसे कैसे मजाक हुए हैं इस सम्मेलन में। अब चलते हैं दोस्तों ममता बनर्जी के प्रदेश में यानी कि वेस्ट बंगाल में। अभी शनिवार को ही दोस्तों वहाँ पे पंचायत के इलेक्शंस हुए हैं। आप सबने टीवी पर वहाँ पे हुई हिंसा के बारे में जरूर देखा होगा। वहाँ पे तकरीबन 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और बम तो वहाँ पे ऐसे फेंके जा रहे थे जैसे कि कोई बच्चा कंचे फेंक रहा हो। इतनी आसानी से वहाँ पे बम उपलब्ध हो रहे थे, किसी के भी हाथ में वहाँ पे आप बम देख सकते थे। कितने ही टीवी चैनल्स में आप देख सकते हैं कि लोग वहाँ पे बम फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा गुंडा राज है दोस्तों वेस्ट बंगाल में। जो राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान पूरे देश में लेकर गए थे, उस राहुल गांधी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वेस्ट बंगाल में जाकर अपनी मोहब्बत की दुकान खोल सकें। इनफैक्ट वो अपने कार्यकर्ताओं को मरने तक से नहीं बचा पा रहे हैं। शायद उन्हें ममता दीदी ने समझा दिया है कि अगर तुम यहाँ पे आए तो मोहब्बत की दुकान खोलना तो दूर की बात है, आप शायद यहाँ से जिंदा वापस भी नहीं जा पाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी अपने मुंह पर उंगली रखकर चुपचाप बैठ गए हैं। और दोस्तों विपक्ष वैसे बड़ा चिल्लाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। अब विपक्ष के किसी नेता को लोकतंत्र की हत्या नजर नहीं आ रही है। वहाँ पे बैलेट बॉक्सेस लूटे जा रहे हैं, लोगों को चुनाव में भाग लेने नहीं दिया जा रहा है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, पर किसी भी विपक्ष के नेता के मुंह से चू भी नहीं निकल रही है। और वहाँ पर मारे कौन जा रहे हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता, लेफ्ट के कार्यकर्ता। वहां के पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट ने आपस में गठबंधन किया था। तकरीबन दोस्तों जो 35 से 40 लोग मारे गए हैं उसमें से 15 से 20 जो है वो टीएमसी के लोग हैं, 15 से 20 ही जो है वो बीजेपी के लोग हैं और बाकी के जो 10-12 लोग हैं वो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं। विपक्षी एकता होने के बावजूद भी दोस्तों कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ता टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा मारे जा रहे हैं, पर किसी भी नेता के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही है। अब लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। जहां दोस्तों इन 17-18 पार्टियों का कुनबा जो है वो अब सिकुड़ता जा रहा है, वहीं एनडीए की ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों खबर आई थी कि टीडीपी के जो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू, वो बीजेपी के साथ मिलकर अगले लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो जाए। हालांकि बीजेपी इस वक्त जो है अपना पांव दोनों तरफ बैलेंस रख के चलने की कोशिश कर रही है। वो चाह रही है कि वाईएसआरसीपी की पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो जाए। वाईएसआरसीपी की सरकार जो है वो हमेशा गाहे बगाहे बीजेपी की सपोर्ट भी करती रहती है। राज्यसभा में जब भी नंबर्स की कमी होती है तो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ही उनको सपोर्ट करती है। ये तो दोस्तों आगे आने वाले दिनों में ही देखना होगा कि बीजेपी किसके साथ गठबंधन करती है, टीडीपी के साथ या वाईएसआरसीपी के साथ। दूसरा जो पार्टनर मिलने जा रहा है दोस्तों एनडीए को, वो हो सकता है पंजाब से अकाली दल। सुखबीर सिंह बादल भी कुछ दिनों से ऐसी इंडिकेशंस दे रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। हालांकि जब भी वो प्रेस में आते हैं तो हमेशा यही बोलते हैं कि उनका गठबंधन बीएसपी के साथ है, वो उसी गठबंधन के साथ जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ने जाएंगे। पर दोस्तों अंदर खाने बात चल रही है अकाली दल और बीजेपी के नेताओं के बीच में। जैसे ही कुछ फाइनलाइज होता है ये दोनों अपना गठबंधन सार्वजनिक कर देंगे। एक और पार्टी जो कि एनडीए में जुड़ सकती है वो है दोस्तों कुमारस्वामी की पार्टी, एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस। कर्नाटका में देवेगौड़ा ने इस गठबंधन के हिंट देने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने भी बीजेपी से निकटता बढ़ानी शुरू कर दी है। अभी कर्नाटका इलेक्शंस में ही दोस्तों जेडीएस का जो कोर वोटर है वो उनसे छिटक के कांग्रेस के पास चला गया था।
अब उस कमी को पूरा करने के लिए कुमारस्वामी और एचडी देवेगौड़ा चाहते हैं कि अपना कोर वोटर वापस पाने के लिए वो बीजेपी के पास जाएं और बीजेपी से गठबंधन करके अपना वोट बैंक बढ़ाएं। हालांकि दोस्तों बीजेपी अभी इसमें उतनी इंटरेस्टेड नहीं है, पर कर्नाटका में क्योंकि उनको बहुत बुरी और बहुत करारी हार मिली है, इसीलिए हो सकता है कि वो जेडीएस के साथ गठबंधन कर लें। कर्नाटका में दोस्तों 28 लोकसभा की सीटें हैं, तो उसमें से हो सकता है जो ओल्ड मैसूर का रीजन है, जो जेडीएस का जहाँ पे कोर वोटर है, उसमें 3 या 4 सीटें वो जेडीएस को देते लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो एक और पार्टी दोस्तों एनडीए में शामिल हो सकती है। महाराष्ट्र का भी दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अब वहाँ पे बीजेपी के साथ जो है महाराष्ट्र में भी दोस्तों एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, ये दोनों मिलकर ही जो है वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसका उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, बट अगर ओवरऑल टैली देखी जाए तो हो सकता है कि पूरी की पूरी महाराष्ट्र की 48 सीटें ही एनडीए जीत जाए, क्योंकि विदर्भ रीजन में एनसीपी का बोलबाला है। एनसीपी वहाँ पे 4-5 सीटें हमेशा लेके जाती है। शिंदे गुट जो है वो मुंबई में, थाने में और उसके आसपास के इलाकों में काफी वर्चस्व रखता है, तो वहाँ की सीटें वो लेके जा सकते हैं। और बाकी के पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी अपना काफी होल्ड रखी है। तो हो सकता है दोस्तों लोकसभा चुनाव में ये तीनों मिलकर 48 के 48 सीटें लोकसभा की जीत जाए। इनफैक्ट दोस्तों जो हालात इस वक्त लग रहे हैं ना, जिस तरीके से विपक्ष बिखरता जा रहा है और एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है, उसको देखकर मैं तो श्योर हूँ कि अगर आज चुनाव हुए तो एनडीए को कम से कम 400 सीटें जरूर मिलेंगी। 400 का आंकड़ा एनडीए जरूर पार करेगा। ये मैं आज के हालात के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। अगले साल क्या होगा इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। एक बात और दोस्तों, अगर कांग्रेस विपक्षी पार्टियों की बात मानकर सभी विपक्षी पार्टियों के लिए अपनी सीटें छोड़ती है, जैसे कि मान लीजिए ममता बनर्जी के कहने में आके वो बंगाल में नहीं लड़ती है, अरविंद केजरीवाल के कहने में आके वो दिल्ली और पंजाब में नहीं लड़ती है, लेफ्ट के कहने में आकर वो केरला में उनके लिए सीटें छोड़ देती हैं, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में वैसे ही उनका कोई बहुत ज्यादा वर्चस्व नहीं है, तो उनके लिए जो सीटें बचती हैं दोस्तों वो बचती हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, यूपी में भी उनका कहीं कोई दूर दूर तक स्कोप नहीं है। हाँ, रायबरेली में अगर सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी खड़ी होती हैं तब शायद कांग्रेस वहां से एक सीट जीत सकती है, लेकिन अगर गांधी परिवार से वहां पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ तो रायबरेली की सीट भी कांग्रेस के हाथ से जरूर जाएगी। तो दोस्तों अगर टोटल देखा जाए, अगर कांग्रेस विपक्ष की बात मानकर अपनी सारी सीटें उनको दान में दे देती है तो कांग्रेस मुश्किल से 225 सीटों पे लड़ पाएगी, और अगर वो 225 सीटों पर लड़ेगी तो किसी भी हाल में वो 50-55 से ज्यादा सीटों पर जीत नहीं पाएगी। मध्य प्रदेश में उनको बहुत तगड़ा कंपटीशन मिलेगा शिवराज सरकार से, गुजरात में तो वैसे ही वो कुछ नहीं जीत पा रहे हैं, राजस्थान में भी इस बार मुझे लगता है कि वो मुश्किल से शायद 2 सीटें निकाल पाएंगे, यूपी में जैसे मैंने पहले बताया उनका कोई स्कोप नहीं है, हिमाचल में शायद वो 2 सीटें निकाल जाए, उड़ीसा में और नॉर्थ ईस्ट में, असम में कहीं उनका स्कोप नहीं है कि वो लोकसभा में कोई सीट जीत पाए। टोटल मिलाकर दोस्तों 50 से 55 सीटों से ज्यादा कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। ये दोस्तों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की बात नहीं होगी, बल्कि इसे कहा जाएगा कि वो उन्होंने अपना पैर ही कुल्हाड़ी पर मार दिया। अगर ऐसी गलती कांग्रेस करती है तो वो दोबारा भविष्य में कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। उसके सारे कार्यकर्ता इतने निराश होंगे, इतने हताश होंगे कि अगले शायद 25 सालों तक वो कांग्रेस के लिए काम ना कर पाए। मेरा ये विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी ही मैं आप लोगों से मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हम ऐसी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।